एंटायर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट स्पेस। अब हम जो ये रूम में बैठे हैं ये है क्या? अल्टीमेटली इट्स अ स्पेस। करेक्ट। वो इंडोर हो, सेमी इंडोर हो या आउटडोर हो। अब अगर आर्किटेक्चर की ऐसा विभाजन हम करें तो जो आउटडोर स्पेस है उसको आप लैंडस्केप की तरह देखिए। उसको हिंदी में अगर अच्छी तरह बोलना है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर का सही हिंदी का अनुवाद अगर है तो है भू दृश्य कला। मैं सबसे पहले जिसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं उसकी आदतें, लाइफस्टाइल, रिक्वायरमेंट, फ्यूचरिस्टिक नीड्स, इसमें ये बहुत जरूरी है कि मैं आगे भविष्य में उसकी क्या जरूरत हो सकती है ये पहले सोचूं और उस चीज को बना। In architecture, primarily, if you are designing for humans, landscape architecture gives you opportunity for designing beyond humans. Wow. ये इस फील्ड का सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है, सबसे बड़ा, कि आप अपनी सोच से ह्यूमंस के आगे कैसे सोच सकते हो। नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम कई बार ना एसएल वर्ल्ड जाते हैं या अम्यूज़मेंट पार्क्स जाते हैं, है ना, या अगर आप किसी एक कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो आपको उसका जो कैंपस है ना वो भी अच्छा लगने लगता है, या किसी कंपनी में जाते हैं तो उसका जो बाहर वाला कैंपस है वो आपको अच्छा लगने लगता है। यूनिवर्सिटीज़ के कई कैंपसेस हैं जो बहुत आपको भाते हैं और आपको लगता है कि यहाँ कुछ वक्त गुजारें, यहाँ का भी अनुभव लें। तो इसको कहते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर। और आज के हमारे जो बड़ेआम हैं ऋषिकेश फड़के, इनकी कंपनी है न्यूयॉर्क लैंडस्केप्स। तो ये ऐसे सारे लैंडस्केप्स डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वास्तु के साथ अगर कैंपस भी अच्छा हो तो आपको सुंदर तो लगता ही है, लेकिन उसका जो अनुभव होता है ना वो बहुत सुखदायी होता है। तो ऐसे अनुभवों को देने के लिए ऋषिकेश फड़के बहुत काम करते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं और उनका अपना एक दृष्टिकोण भी बहुत अलग होता है। तो आइए ये सब जान लेते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर है क्या आखिर में, इसको कैसे वो देखते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनकी टीम कैसे काम करती है, ये सब जान लेते हैं आज के पॉडकास्ट में। नमस्ते ऋषिकेश। नमस्ते। आज बड़ा आनंद हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आप मतलब दोस्त तो हैं ही जी, लेकिन आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं और लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर है क्या, पहली बात तो। और दूसरी बात, हम जैसे कहते हैं कि आर्किटेक्ट जो होता है कि हम कहते हैं ना कि ये आर्किटेक्ट ने ये बिल्डिंग बनाई है, ये वास्तु बनाई है, और वो गर्व से कहता है और वो एक मॉन्यूमेंट हो जाती है। लेकिन लैंडस्केपिंग जो होता है आर्किटेक्चर, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, है ना, तो मैं एक कैनवास को देखता हूँ और फिर एक क्रिएटिव प्रोसेस शुरू हो जाती है, राइट। या हम म्यूरल जब करते हैं तो एक वॉल होती है, उसको हम उसको एक क्या कहते हैं, पेंटिंग बनाए या म्यूरल बनाते हैं। तो लैंडस्केपिंग क्या होता है, मतलब आप कैसे उसको देखते हैं और कैसे उसका एक क्रिएटिव प्रोसेस शुरू होता है, ये अगर आप बताएंगे तो मज़ा आएगा। सबसे पहले संदीप जी थैंक यू, आपने मुझे इस शो के ऊपर इनवाइट किया। मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस है, सो आई फील आई विल एंजॉय विथ योर कंपनी। आई एम श्योर विल एंजॉय। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्किटेक्चर और आर्ट में क्या डिफरेंस है। आर्ट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो अपने अंदर की जो संवेदना है उसको बाहर निकाल के किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट करता है। या तो वो पेंटिंग हो, या तो वो डांस फॉर्म हो, या तो वो सिंगिंग हो। आप हमेशा देखिए कोई भी आर्टिस्ट अपनी अंदर की संवेदना, पोएट्री ले लो, अंदर की संवेदना जब तक नहीं है वो आर्टिस्ट बन नहीं सकता। आई कैनॉट डू एनीथिंग मैकेनिकल एज फार एज आर्ट इज कंसर्न। भले वो आदमी किसी परिस्थिति में से गुजर रहा हो, उसकी वजह से उसका वो प्रेजेंटेशन हो, कोई भी रीजन हो, एनी आर्ट फॉर्म is a reflection and representation by the individual or the artist.
अब आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर एक ऐसा प्रोसेस है जो आप खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए बना रहे हो। वेरी रेयरली एनी आर्किटेक्ट इज यूजर ऑफ द स्पेस और द बिल्डिंग ही और शी हैज डिजाइन। इसका मतलब हम किसी और के लिए ये काम कर रहे हैं। आप कोई भी बिल्डिंग ले लीजिए, अगर कोई बड़ा आर्किटेक्ट है, उसने अपने लिए घर बनाया वो अलग चीज़ है, पर उसने जितने भी बिल्डिंगें बनाई वहाँ पे रहता कोई और है। कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग हो। अब जब ये आर्किटेक्चर आया एज अ डेवलपमेंट, हम लोग बोलते हैं कि आर्किटेक्चर की सबसे पहले स्टार्ट कब हुई? जब से शेल्टर, जैसे हमारे तीन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, हम प्राइमरी इसेंशियल्स, उसमें भी एक मज़े की बात है, हमारे हिसाब से वो 4 है, पर हमको पढ़ाया गया 3 है जी। रोटी कपड़ा मकान, ये तो 3 है जी, पर चौथा और एक है। मैं मेरी कभी कोई लेक्चर में पूछता हूँ कि भाई चौथा कौन सा है। हाँ। मेनी टाइम्स सामने वाला बोलता है डिजिटल, इंटरनेट वगैरह, वैसा नहीं। चौथा ज़रूरत है, इसेंशियल, वो है कथा। कथा, स्टोरी। Story is so essential to life because that's the unique thing which differentiate between you and humans, you and animals. Okay. The differentiation between animals and humans is the art of storytelling. कोई जानवर दूसरे जानवर को स्टोरी नहीं बोलता। आप अगर इसकी किताब पढ़ेंगे युआन हरारे की सेपियंस में, उसका पहला ही वर्ड वहाँ पे है, गॉसिप इज अ डिफरेंशिएटर बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। Oh, that's true. अब शेल्टर जब मैं आता हूँ, जो आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ। जब हम केवमैन बने, हमको ऐसे लगा कि हमको बाहर की दुनिया से जब परेशानी हो सकती है, या तो क्लाइमेट की वजह से, या तो बाहर के जानवरों के हिसाब से, या प्रीडेटर से, तब हमने क्या किया, या तो हमारे लिए कोई घर बनाया, या तो हम किसी गुफा में जाके रह गए। दैट्स द स्टार्ट ऑफ शेल्टर। वहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर उसके अंदर ब्यूटिफिकेशन आया। मेरा घर कितना सुंदर लगे, मेरा शेल्टर कितना अच्छा लगे, फिर वो अंदर से कितना अच्छा लगे, फिर वो बाहर से कितना अच्छा लगे। आपकी सारी बिल्डिंग आप बाहर से देखते। हमारी आर्किटेक्चर में ना हम एप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, जैसे आपने एक पेंटिंग देखी तो आप बराबर पेंटिंग के सामने बैठ के उसको आप अप्रिशिएट करते। आप प्ले में काम करते, प्ले के अंदर भी कोई पर्टिकुलर सीट से वहाँ से आपको बेस्ट अप्रिसिएशन पॉइंट है। हमारे आर्किटेक्चर में 4 है, उसको हम लोग 4 अप्रिसिएशन पॉइंट बोलते हैं। इनसाइड आउट, मतलब मैं घर से बाहर क्या देखता हूँ। आउटसाइड इन, मतलब बाहर से मैं घर कैसे देखता हूँ। इनसाइड इन, मतलब मैं अंदर रह के अंदर की स्पेस क्या देखता हूँ। और आउट टू आउट, मतलब मैं बाहर रह के बाहर की क्या चीज़ें देखता हूँ। ओके। एंटायर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट स्पेस। अब हम जो ये रूम में बैठे हैं, ये है क्या? अल्टीमेटली इट्स अ स्पेस। करेक्ट। वो इंडोर हो, सेमी इंडोर हो या आउटडोर हो। अब अगर आर्किटेक्चर की ऐसा विभाजन हम करें, तो जो आउटडोर स्पेस है उसको आप लैंडस्केप की तरह देखिए। उसको हिंदी में अगर अच्छी तरह बोलना है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर का सही हिंदी का अनुवाद अगर है तो है भूदृश्य कला। ओके। सो भूदृश्य कला ये लैंडस्केप आर्किटेक्चर का डेफिनेशन है। ओके। लैंडस्केप आर्किटेक्ट का रोल क्या है, और या आर्किटेक्ट का रोल क्या है? आज के ज़माने में आर्किटेक्ट का रोल क्या है? जो चीज़ बनी ही नहीं उसके बारे में आप सोचो, अपनी दिमाग में वो पूरी बिल्डिंग स्पेस बनाओ, उसको आप ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में बनाओ कि तीसरी कोई व्यक्ति उसको एग्जीक्यूट करे, या सही हिंदी में क्या बोले, उभार सके, उसको उभार सके। क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट खुद ईंट और ये लेके बिल्डिंग नहीं बनाता, वो किसी और से करवाता है। स्किल्ड वर्कर्स है, उसके लिए अलग अलग लेबर फोर्स है, या यूनिट्स है, या लोग है, या रिसोर्सेस है। आर्किटेक्ट का रोल ऐसा है कि मैं सबसे पहले जिसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ उसकी आदतें, लाइफस्टाइल, रिक्वायरमेंट, फ्यूचरिस्टिक नीड्स, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आगे भविष्य में उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, ये पहले सोचूं और उस चीज़ को बनाऊं। शायद बरसों पहले जब इमारतें बनती थी, उसमें 100 साल देखते थे कि ये बिल्डिंग 100 साल रहेगी या 125 साल रहेगी,
तो उसका कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो भी उन्होंने सोचा है वो मटेरियल और जो भी है उसके सिस्टम अभी अनफॉर्चुनेटली आप जो घर में रहते हो उसका लाइफ 30, 40, 50 साल तक रहता है। तो इसका मतलब कोई भी मैं स्पेस डिज़ाइन कर रहा हूँ वो आगे भविष्य में कितने समय तक काम में आए, उसमें फेरफार करने की ज़रूरत ना पड़े, ये सारा सोचना आर्किटेक्ट का काम है। अब ये सारा सोचने के बाद वो सही तरीके से बने, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी हो, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या हो, उसमें मेंटेनेंस कितना ज़्यादा लगे कम लगे, ये सारे पॉइंट अगर आप सोचने जाओ तो इट कैनॉट बी ओनली एन इम्पल्सिव प्रोसेस जो एज अ आर्टिस्ट आपको चलेगा। करेक्ट। एज अ पेंटर इट इज़ मोर और लेस इज अ इम्पल्सिव प्रोसेस। फिर मैं जो हाथ में मेरा स्किल है उसके हिसाब से पेंट करूँ। कविता अगर मुझे लिखनी है तो लिखने का काम छोटा है, सोचने का काम ज़्यादा है। आर्किटेक्चर में सिर्फ इम्पल्सिव से नहीं चलेगा, उसके लिए ये प्रोसेस, सिस्टमैटिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इसकी सबकी ज़रूरत है। और अभी कोई भी डोमेन या कोई भी फील्ड स्पेशलाइज्ड या बड़ा होता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। वैसे उसमें से एक ये आउट टू आउट या आउटडोर जो आपकी स्पेसेस है उसको कोई ना कोई सोचेगा। आप कोई भी रिजॉर्ट में जाइए, रिजॉर्ट में एक बिल्डिंग है, बाकी का सारा तो लैंडस्केप है। वो जब कुछ नहीं था तो किसी ने उसके बारे में सोचा कि ये कैसे दिखेगा, कैसे चलेगा, कैसे इस्तेमाल होगा, इसमें अगर स्विमिंग पूल हुआ तो कितने लोग आएंगे, इसमें अगर रात को कितनी रोशनी होनी चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है लैंडस्केप आर्किटेक्चर के बारे में मैंने एक ओवरऑल बैकग्राउंड से व्हाट इज लैंडस्केप आर्किटेक्चर मैंने मुझे बताया। सवाल अब आता है जो हमेशा क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो आर्टिस्ट का एक अपना फ्रीडम होता है। जैसे मैंने कहा कि कैनवस है तो वो तो कैनवस का आप यूटिलिटी नहीं है ना, वो तो आपका एक एक्सप्रेशन है जी। तो आर्किटेक्चर में आर्ट और यूटिलिटी इसका कितना प्रोपोर्शन होता है जनरली? मतलब आपको एक आर्टिस्ट के तौर पे कितना फ्रीडम मिलता है, ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं? ये जो डिफरेंस है यही बहुत पुराना आर्किटेक्चर फील्ड में डिबेट भी है और हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से ये प्रपोर्शन सेट करता है। ओके। उसमें हमारे फील्ड में उसको बोलते हैं फॉर्म फॉलोज फंक्शन या फंक्शन फॉलोज फॉर्म। ओह, सो फंक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसका फॉर्म मतलब आर्टिस्टिक एंगल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सालों से डिबेट है। Okay. इसके ऊपर अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स है। इसके ऊपर उसके हिसाब से अपने अपने आर्किटेक्ट अपना अपना ये चुन भी लेते हैं, बट अल्टीमेटली देयर इज नो राइट आंसर। दैट्स द फ्रीडम ऑफ द आर्किटेक्ट एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द आर्किटेक्ट। इसके लिए आर्किटेक्चर में आर्ट भी उतनी ही ज़रूरी है। करेक्ट। पर सिर्फ आर्ट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए फंक्शन भी उतना ज़रूरी है। सो आर्ट, जैसे मुझे याद है कि मैं जब जेजे में था तो चार्ल्स कोरिया की जो पहले साउथ बॉम्बे में बिल्डिंग बनी थी तो हमको ले गए थे कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है और ये चार्ल्स कोरिया की बिल्डिंग, वो बड़ा एक मॉन्यूमेंट था और हम आते जाते हमेशा उसको देखते रहते थे ना, निहारते रहते थे कि ये तो ऐसा जब होता है मतलब, तो ऐसा कितना चांस मिलता है एक आर्किटेक्ट को और ऐसा कितना मतलब रिपीटेडली होता रहता है, या एक पॉइंट के बाद, या जैसे टाइम चेंज होता है एक पॉइंट के बाद होता है कि नहीं स्पेस शॉर्टन हो रहा है या स्पेस की मतलब अब कम हो रहा है तो आपने इतना ही सोचो, ऐसा कुछ होता है? आपको मैं इसी एग्जाम्पल पे आपको सवाल पूछता हूँ। आप वो बिल्डिंग में रहे हो? बिल्कुल नहीं। सो यू आर नॉट द यूजर ऑफ द बिल्डिंग, एब्सोल्युटली यू आर जस्ट एप्रिशिएटर और द आउटसाइड पर्सन, एडमायरर। चार्ल्स सर ने आपके लिए बिल्डिंग बनाई या जो रहेगा उसके लिए बिल्डिंग बनाई? जो रहेगा उसके लिए ऑब्वियसली। ये डिबेट जो है ना, बहुत बार क्या होता है, ये बिल्डिंग आपके लिए नहीं बनाई, आपको अच्छी लगी, हाँ, तो आर्किटेक्ट ने शायद सबसे पहले आप जैसो मतलब एडमायरर्स के लिए ये बिल्डिंग नहीं बनाई, तो उसके अंदर वो क्यों बनाई ऐसे, उसके अंदर रहने का एक्सपीरियंस कैसे। सी आर्किटेक्चर मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं, सी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में फ़र्क है, जो बहुत हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मैं उनका ही सीख के आपको कुछ 4-5 लाइन बता दूंगा। मतलब ये मेरे विषय, ये मेरी सोच नहीं है, मैंने उनसे नहीं, ये जो सीखा है ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये समझ में नहीं आता है ना, कई बार आप अपने उसमें इतने जी रहे होते हो तो उसमें जो आप जो कह रहे हो कि आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, ये प्लीज़ बताइए। आर्किटेक्चर एक ऐसी प्रोसेस बोलिए या डोमेन है
जहाँ पे आप जो उसमें रहेगा या ना भी रहेगा हाँ, उसको इंस्पायर करते या उसको इम्पैक्ट करते। ओके, आपने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें आप रहे नहीं, पर सही। फिर भी यू गॉट इंस्पायर्ड। करेक्ट, ये पावर ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके, किसी ने उसके बारे में ऐसे सोचा था कि उसमें रहने का जो एक्सपीरियंस है वो कितना क्वालिटेटिव हो, हाँ, और उसको देखने वाला भी एक्सपीरियंस कितना क्वालिटेटिव हो। कंस्ट्रक्शन का मतलब वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है या इंजीनियरिंग प्रोसेस है। Correct. तो इसमें मुझे आपको क्या चाहिए, मुझे आपको एक शेल्टर चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट बोलिए, रूम साइज बोलिए, जो भी ये बोलिए। लेट्स पुट आर्किटेक्चर एज एक्सप्लेन करने के लिए अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म। ओके, आप कौन से प्रॉब्लम्स ये बिल्डिंग बना के सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हाउसिंग का कर रहे हैं, लाइफस्टाइल का कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लिविंग का कर रहे हैं, एज ग्रुप का कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती है। आपका एक आर्किटेक्चर इतनी सारी पॉइंट्स को टच करता है। इसी के साथ जैसे ये आपके, हम लोग ये रूम में बैठे हैं, ये रूम के अंदर कोई फंक्शनैलिटी है, कोई एक स्पेस है, उसकी एक क्वालिटी है। जिसने ये डिज़ाइन किया तभी ये पूरा रॉ था, इसके अंदर ना कलर कॉम्बिनेशन था, ना कोई स्ट्रक्चर था, चार ना दीवारें elements थे, होती होंगी चार बस। दीवारें होंगी बस। इसमें जान किसकी वजह से आई? सिर्फ ये चीज़ें, एक 4 सोफा लेके आ गया, 2 टेबल रख दिए, 2 कुर्सी रखी, ऐसे नहीं होता। उसके अंदर जो इमोशन है, जो इंटेंजिबल है, जिसको मैं आपको, अब आई होप इंटेंजिबल को मैं हिंदी में क्या बोलूँ नहीं मालूम, जो आप जो क्या कहते हैं उसको आप गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। बट उसका एक वैल्यू होता है, उसका एक value। महत्व होता है। आप कभी भी देखिए, आप कोई भी कभी भी कहीं पे भी आप जाइए, आपको किसी स्पेस में बहुत आनंद मिलता है, किसी स्पेस में आपको अनकंफर्टेबल है, सफोकेटिंग है, घुटन जैसी है। वो क्यों है? वो क्यों का रीजन आर्किटेक्ट ढूंढ सकता है। ओके, उसमें ये बिल्डिंग का हाइट, मेरे रूम की हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ एंड विड्थ, जिसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे, जी। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, अभी आजकल हम इतने आर्टिफिशियल में जी रहे हैं कि मेरे पास लाइटिंग भी आर्टिफिशियल है, मेरा वेंटिलेशन भी आर्टिफिशियल है, बहुत कुछ आर्टिफिशियल। मेरा नेचर के साथ का कनेक्शन एनी विच वेज थोड़ा टूट ही रहा है। शायद शहरों में ये जो कनेक्शन टूट रहा है, इसके लिए लैंडस्केप आर्किटेक्चर की डिमांड भी बढ़ रही है। जी, लोगों को चाहिए कि मेरे पास जितनी ओपन स्पेस हो। थोड़ा मैं भटक गया हूँ पर आपके No, no. पहले सवाल से, पर But- आर्किटेक्चर का ही थोड़ा और लैंडस्केप के रिलेटेड आपका जो पॉइंट है correct, वो correct. थोड़ा एक्सप्लेन इसी में से हो रहा है, तो या, मैंने या। सोचा कि इसके साथ आगे करूँ। जी, जिन शहरों में मैं रह रहा हूँ, या जिसको हम लोग आप बोलिए अर्बनाइजेशन, वन ऑफ द फास्टेस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री इज इंडिया और भारत। या, अर्बनाइजेशन होता क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम लैंड के ऊपर रहते हैं, मतलब कॉम्पैक्टेड लिविंग है। उसमें आपका जो, और बाय नेचर आपका एज अ ह्यूमन स्पीशीज, आपका नेचर के साथ कनेक्शन है। आपको कहीं पे भी थोड़ा सा आप शहर से बाहर जाइए, आपको फ्रेश लगता है। क्यों? जी, क्योंकि आप नेचर के जितना आप पास जाओगे उतना आपको एक खुले में हो, खुले में आपको अच्छा लगता है। आपको नेचर के सारे ये colours- आपके जीन्स में है, डीएनए में है, जो भी है कि इतने बरसों से हमारा वो है। आपका अर्बनाइजेशन पिछले 200-500 साल का ही है ना, 200-500 भी नहीं, 200 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आपका अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, जी, उसके पहले तो नहीं था। जी, तो ये जो ज़रूरतें हैं आदमी की नेचर के साथ कनेक्ट करने की, ये जो ज़रूरत कौन से फील्ड से फुलफिल हो सकती है, तो वो है लैंडस्केप आर्किटेक्चर। अब मैं थोड़ा इस विषय पर आया हूँ तो आपको थोड़ा लैंडस्केप आर्किटेक्चर में और डिटेल में बताऊँ। लैंडस्केप आर्किटेक्चर होता क्या है या उसके स्केल क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे तो scale। जैसे हम लैंडस्केप आर्किटेक्चर पे आ रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि इसकी ज़रूरत बहुत होनी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम छोटी स्पेस में एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो भी है, और ज़रूरतें हैं लोगों की। अब क्योंकि वो एक छोटी स्पेस में आ रहे हैं या एक उसमें आ रहे हैं, क्या कहते हैं, डिज़ाइंड स्पेस में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी लैंडस्केप आर्किटेक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुलापन ज़रूरी है। वहाँ की जो क्या कहते हैं क्लोज टू नेचर जो हम कहते हैं, वो ज़रूरत है, राइट। तो ये ज़रूरत भी है, मतलब जैसे हम कहते हैं रहने के लिए एक
क्या कहते हैं, एक फ्लैट की या एक घर की ज़रूरत है, वैसे ही लैंडस्केप आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, या उस लैंडस्केप की ज़रूरत है, नेचर की ज़रूरत है, राइट? तो आप उसको बोलिए ओपन स्पेस की जरूरत है, ओपन for time स्पेस की being, ज़रूरत है, for time being, क्योंकि Yeah. जैसे शेल्टर की जरूरत है विच इज एन एनक्लोज्ड शेल्टर सेफ जोन, वैसे मेरी 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 लाइफस्टाइल में मुझे ओपन स्पेस की भी जरूरत है। जी। अब ये ओपन स्पेस के स्केल कितने हैं, जनरली इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेंस ऑफ ओनरशिप के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो हाउ यू आइडेंटिफाई एन ओपन स्पेस बेस्ड ऑन सेंस ऑफ ओनरशिप। ओके, आपका घर है, आपका फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड है, आपका बंगला है, फार्म हाउस है, यू ओन दैट एंटायर प्रॉपर्टी विच इज डिमार्केटेड बाय विच एवर बाउंड्री, इट्स कॉल्ड एज प्राइवेट स्पेस, जो सिर्फ आप, आपकी फैमिली और आप जिसको दोस्त बोलेंगे, जिसको रिलेटिव बोलेंगे, उनके लिए ये खुली है, करेक्ट। बाकी नहीं है। जब तक मैं आपका दोस्त हूँ तब तक आप मुझे अलाउ करोगे, तब तक नहीं करोगे। इट्स अ प्राइवेट स्पेस, इट्स मोर लाइक अ प्राइवेट, सो इट्स अ प्राइवेट और अ पर्सनल स्पेस। करेक्ट। ये एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल है कम्युनिटी स्पेस। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी स्पेस? आप एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहे हो, उस एरिया में आपका कलेक्टिव ओनरशिप है। आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, उसका ओपन स्पेस भी आपका कलेक्टिव ओपन स्पेस, कलेक्टिव ओनरशिप है। क्योंकि अगर आप 4 लोग वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, यू आर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दैट हॉस्पिटल, और मैं बाहर से आया और वहां पे कुछ करने लगा, तो आप 4 लोग इकट्ठा होंगे मेरे खिलाफ, क्योंकि इट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप। करेक्ट। मुझे आप अलाउ नहीं करोगे कुछ भी करने के लिए। चारों का कोई भी ओनरशिप नहीं है, लीगल ओनरशिप जिसको बोले, बट इट्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप, क्योंकि वो मैं कम्युनिटी में रहता हूँ। सो रेसिडेंस, स्कूल में जाओ, आप स्कूल में थे, आपका स्कूल का गार्डन, प्लेग्राउंड पे अगर दूसरा कोई आके क्रिकेट खेलने लगे, तो आपको क्या लगे? सारे बच्चों को लगेगा ये मेरा ओपन स्पेस है, मेरा मतलब कलेक्टिव ओनरशिप है। सो इट्स अ कम्युनिटी ओपनशिप। तीसरा है टाउन या सिटी लेवल ओपन स्पेस। सिटी लेवल ओपन स्पेस में आप मुंबई में रहते हो, आपको जुहू बीच इज अ ओपन स्पेस, शिवाजी पार्क इज अ ओपन स्पेस। आप मुंबई में रहते हो तो आप भले शिवाजी पार्क के बाजू में ना रहते हो, बट वो मुंबई का कलेक्टिव ओपन स्पेस है। वहां पे अगर बाहर से कोई आके कुछ करे तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, क्योंकि मेरी मुंबई का वो इट इज, मुंबई इज एन एग्जाम्पल, एवरी सिटी हैज गॉट दिस, every city, every town, every village will have that one. So it is not bounded by a community, it is not owned by a personal, but it is owned by a city or a town. Right. और चौथा लेवल उसका जो ओपन स्पेस का है वो हम लोग बोलते हैं रीजनल ओपन स्पेस, विच इज नॉट गवर्न्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। शिवाजी पार्क, आपकी कम्युनिटी, दीज आर ऑल गवर्न्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, ओनरशिप का हो, सिटी लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई भी बाउंड्री है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है। जो रीजनल है उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। वेस्टर्न घाट, ना वेस्टर्न घाट इनकम्पासेस ऑल द वे, ऑल अक्रॉस। उसके बारे में अगर कुछ करना होगा तो जनरली लैंडस्केप आर्किटेक्चर में आपको कुछ भी काम करना है तो ये 4 स्केल के अंदर अलग अलग टाइप का आप काम कर सकते हो, क्योंकि चारों में ओपन स्पेस है। उसका स्केल अलग है, ओनरशिप अलग है। स्केल अलग होने की वजह से सेंस ऑफ ओनरशिप अलग होने से इसकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है, डिमांड अलग हो जाती है। तो आपका डिज़ाइन अप्रोच या उस चीज़ को शेप करने का जो आपका प्रोसेस है वो बदली हो जाता है। सो सबसे पहले आप आर्किटेक्चर, उसका एक छोटा हिस्सा लैंडस्केप स्पेशलाइजेशन या लैंडस्केप आर्किटेक्चर, और लैंडस्केप आर्किटेक्चर के अंदर ये 4 स्केल है। इतने 4 स्केल्स के अंदर आप उसको सोच सकते हैं। वाओ, नाइस। सो आप जब, वही मतलब जैसा मेरा पहला सवाल था कि ये 4 डिफरेंट स्पेसेस में जब आप सोचना शुरू करते हो या उसको डिज़ाइन करना जब शुरू करते हो, तो प्रोसेस सेम होता है या एक, जैसा मैंने कहा, नीड्स और इसके हिसाब से, जैसे साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी के हिसाब से आपका डिज़ाइनिंग शुरू होता है, या पहले आप डिज़ाइन शुरू करते हो और यूटिलिटी या जो भी उसके जो नीड्स हैं वो अंडर करंट में रहता है? तो प्रेफरेंस पहले किसको दिया जाता है? ये पॉइंट ना मैं पर्सनल प्रैक्टिस के हिसाब से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये जेनरिक करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर एक के अलग अलग अनुभव जो है अगर आप बताएंगे तो। हमने इसके अंदर जब प्रैक्टिस चालू किया खुद का लैंडस्केप आर्किटेक्चर में, सो वी वेर इनिशियली वेरी इम्पल्सिव आर्किटेक्ट्स। ओके, मुझे ऐसे लगता है ऐसे होना चाहिए, हाँ, मुझे ऐसे एज एन आर्टिस्ट, मतलब थिंकिंग लाइक एन आर्टिस्ट,
मुझे ऐसे लगता है कि पेंटिंग मुझे ऐसे करनी है तो ऐसे ही करनी है, मुझे लगता है ये डिज़ाइन ऐसे करना है, ऐसा ही करना है। शायद हमने वहाँ से चालू किया, पर जब देखा कि हमको जो लगता है जब ये मटेरियलाइज होता है एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है उसका इम्पैक्ट। लैंडस्केप में खास करके हमारे पास एक विद इन द फ्रेटर्निटी डिस्कशन है कि वी डोंट डील विथ 3 डिमेंशंस, वी डील विथ 4 डिमेंशंस। 3 डिमेंशंस तो लेंथ ब्रेथ हाइट या जो स्पेस के 3 डिमेंशन है वो हो गए, पर हमारे पास टाइम का भी एक है। लैंडस्केप आर्किटेक्चर में समझिए, मैंने आपके बंगले का डिज़ाइन बनाया, आपका एक बहुत सुंदर फार्म हाउस है, फार्म हाउस हमने बनाया। जिस दिन हमारा लैंडस्केप एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर के जो पेड़ पौधे हैं उसका प्लांटेशन अभी हुआ, अगले 15-20 साल तक वो बढ़ेंगे। तो पहले साल आपका उसी स्पेस का एक्सपीरियंस और 10 साल के बाद उसी स्पेस का एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होगा। बिल्कुल। ये हमने सोचा है या नहीं सोचा है, या मुझे लगा इसके लिए मैंने वो कर दिया, या आगे के 15 सालों में आपको कुछ चेंज करना पड़ा, या आपने चेंज किया तो वो स्पेस बदली हो गया। सो एज अ प्रोसेस वी हैव रियलाइज्ड कि ये सिर्फ मुझे लगा इसके लिए मैंने डिज़ाइन ऐसे बनाया, ये हो नहीं सकता। शायद हम इमैच्योर थे स्टार्टिंग में तो हमने किया। अभी हमने प्रोसेस और उसको इतना सिस्टमैटिक ये करके रखा है कि वी डू अ डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इस प्रोजेक्ट का विजन क्या होना चाहिए। विजन इज जनरली एन वेरी इंटेंजिबल स्टेटमेंट। यू मे से वी आर राइटिंग डाउन द ड्रीम। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारा ड्रीम क्या है, जिसको आप विजन, हम लोग विजन बोलते हैं उसको, बट विजन क्या है। वो विजन एक बार सेट करने के बाद इट्स अ वेरी डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट वी लिटरली राइट डाउन व्हाट वी वांट टू अचीव टू अंडरस्टैंड दैट द विजन इज अचीव्ड। उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन गोल्स। और डिजाइन गोल्स, द विजन कैन बी इनटेंजिबल बट डिजाइन गोल्स मस्ट बी टेंजिबल। ओके। अगर मैं आपके ऑडियंस को थोड़ा सिंपल भाषा में क्रिकेट का एग्जांपल लेके बोलूं तो हम दोनों क्रिकेट के मैच खेलने जा रहे हैं, हमारी टीम खेलने जा रही है। मेरा गोल, मेरा विजन है ये मैच जीतना। हाउ विल यू डिसाइड कि मैं मैच जीत गया? जब आप स्कोर ज्यादा करते हो। एग्जैक्टली, मतलब स्कोर इज अ टेंजिबल गोल। एब्सोल्युटली, हाँ। आप कितने, अच्छा फिर उसमें रूल्स आए जी, किसको आप 1 रन बोलेंगे, करेक्ट, ये सारा डिफाइन होता है। करेक्ट। ये अगर मैंने डिफाइन नहीं किया तो मुझे समझेगा कैसे कि मैंने उतने रन्स बनाए, फिर मुझे उतने रन्स बनाने हैं। दीज आर डिफाइंड गोल्स। अभी ऐसा है कि क्रिकेट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रूल्स सेट हो गए या गोल सेट हो गए। हमारे पास एक चैलेंज है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा नए नए तरीके से ये गोल सेट करने पड़ते हैं। फिर ये गोल सेट करने के बाद हमको लिखना पड़ता है व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी टू अचीव दोज गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने लिखा है कि हमारे पूरा 25 एकड़ की टाउनशिप है। वन ऑफ द डिजाइन गोल इज एविफोना ऑफ दिस एरिया शुड इंक्रीज बाय 25%। ओके। सबसे पहले मैं बोलूँ एविफोना मतलब क्या, कि हमारे एरिया में जितने बर्ड स्पीशीज है उसका परसेंटेज 25% से बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे स्ट्रैटेजी में स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे एरिया में नेचुरली कितने बर्ड स्पीशीज है। समझो वो 20 निकले, तो इसका मतलब मुझे 25% मतलब 5 स्पीशीज को और अट्रैक्ट करना है। अब ये प्लांट स्पीशीज को अगर मुझे अट्रैक्ट करना है तो मुझे किस टाइप के पेड़ लगाने पड़ेंगे, किस टाइप का साउंड लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, किस टाइप का अट्रैक्शन करना पड़ेगा, वो बर्ड्स के लिए वो मेरा डिजाइन डिटरमाइन करता है। ओनली बाय वन सिंगल डिजाइन गोल वी वांट टू इंक्रीज 25% ऑफ एविफोना स्पीशीज। वाओ, आई होप थोड़ा मैं टेक्निकल जा रहा हूं, बट नो, इनफैक्ट ये तो बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हम तो अभी तक समझ रहे थे कि वो डिजाइनिंग या अच्छा दिखना इज नहीं, लैंडस्केपिंग। इट्स आल्सो दिस बीइंग्स, मतलब जैसे बर्ड्स हैं, मेरे ख्याल से फिश भी होंगे जब फिश पॉन्ड। अभी मैं आता हूं कि डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, डिजाइन फॉर हुम। इन आर्किटेक्चर प्राइमरीली इफ यू आर डिजाइनिंग फॉर ह्यूमंस, लैंडस्केप आर्किटेक्चर गिव्स यू अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइनिंग बियॉन्ड ह्यूमंस। वाओ, ये इस फील्ड का सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है, सबसे बड़ा, कि आप अपनी सोच से ह्यूमंस के आगे कैसे सोच सकते हो।
And that's where your ability of thinking beyond Wow. helps you in achieving certain goals and ultimately reaching to the vision what you have set. So this is a very good path to build up coexistence, is it, with humans and the nature species? वो तो अभी मेरे हिसाब से मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ना बोलूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि इतना ऑलरेडी लिटरेचर में या इंफॉर्मेशन में या स्कूल्स में पढ़ाया जाता है हाँ. कि हम को एग्जिस्टेंस में नहीं रहे तो हम ही नहीं रहेंगे. इसका अच्छा अनुभव सबको कोविड के पीरियड में हुआ है. जी. सब आप लोग घर में बैठे तो बाहर कौन निकला और अच्छा हुआ. इसका एग्जाम्पल तो सबके पास है ही. Absolutely. उसमें मुझे कोई अलग ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. या ऋषिकेश, जैसे हमारे इसमें होता है कि जब हम फिल्म बनाते हैं या प्ले हम करते हैं तो एक कहानी होती है, उसके बाद एक स्क्रीन प्ले हो जाता है, या प्ले जब लिखा जाता है उसके बाद रिहर्सल करते हैं या लोग जुड़ जाते हैं, टेक्नीशियन जुड़ जाते हैं, फिल्म बन जाती है या प्ले तैयार हो जाता है. उसके बाद हम शोज़ करते रहते हैं ना, उसको जो लाइव एक्टर्स होते हैं उसको अच्छा कैसे करते हैं वो करते रहते हैं. या फिल्म जब कैन हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो उसको सुधार सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं. फिर वो ऑडियंस पे रहता है उसको कैसे अप्रिशिएट करती है. आपका जो काम है इसमें, आप जब ये बनाते हैं, जब आइडिया, सारी क्रिएटिविटी होती है, सारे जब जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो बन जाता है, उसके बाद शायद ये ख़त्म नहीं होता, उसके बाद एक और फेज शुरू होता है, राइट? तो ये क्या है, अगर आप समझाएं. ये सबसे क्रिटिकल और एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और वो लैंडस्केप आर्किटेक्चर के बारे में खास करके ज़्यादा मायने रखता है. आप देखिए कि आपने जैसे बताया वैसे फिल्म जिस मौके पे आपका शूटिंग और सारा एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट पैक हो गया, लॉक हो गया. उसके आगे उस प्रोडक्ट को सिर्फ सहारना, अच्छा बोलना, बुरा बोलना, जो भी ऑडियंस बोले वो उतना होता है. लैंडस्केप में इसके 2 फेजेस होंगे. जिस मौके पे हमारा एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा वहाँ से उसका डेवलपमेंट चालू होगा. अब मैं इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगी वो कैसे. आपने अगर समझिए इंटीरियर का स्पेस लिया, या आपका एक अभी जैसे ही हम लोग बैठे उसमें लिया, तो वहाँ पे आपने टेबल रखा, कुर्सी रखा, सोफ़ा रखा, पर्दा रखा, दरवाज़ा लगाया. तो जिस मौके पे आपका ये एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ वहाँ पे ये क्लोज्ड. इसके आगे उसको सिर्फ मेंटेन करना है, साफ़ सुथरा रखना है, उतना ही काम है. इसमें अपने आप बढ़ेगा कुछ नहीं. पर लैंडस्केप में हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट्स नहीं है, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग लिविंग एलिमेंट है जिसको आप बोलेंगे प्लांट्स. जिस मौके पे आपके, जैसे मैंने पहले आपका फार्म हाउस का एग्जांपल लिया था, फार्म हाउस का आपका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, वहां पे आपके पेड़ पौधे बढ़ना चालू हुए. ये ग्रोथ जो है ये एक नेचुरल है, पर उसको सपोर्ट करने के लिए आपका कोई ना कोई मेंटेनेंस का भी ज़रूरत है. जिस टाइम पे आपका वो मेंटेनेंस कुछ हद तक कम हो गया या ज़ीरो हो गया, तो जो नेचुरली डिपेंडेंट ग्रोथ है वो तो होगी, पर उसमें मेंटेनेंस का अगर इम्पैक्ट या मेंटेनेंस की वजह से अगर उसमें डिटोरिएशन होता है तो वो स्पेस की वैल्यू अपने आप कम भी हो जाएगी. आप बहुत सारे शहरों में प्रोजेक्ट देखेंगे कि जब हमने पॉकेट गार्डन बनाया, आप जहाँ रहते हैं उसके बाजू में कोई छोटी सी जगह थी, वो जिस दिन बनाया उस दिन वो अच्छा लग रहा था, बाद में कोई अभी वहाँ जाता नहीं, मेंटेन होता नहीं, साफ सुथरा होता नहीं, तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई. पिछले 25 साल से हम ये प्रोफेशन में है, और मैं ये पॉजिटिवली बोलूँगा, एज अ इंडियन हमारे माइंडसेट में बहुत बदलाव है. शायद 20 साल पहले हम सिर्फ बना देते थे, छोड़ देते थे, मेंटेन हुआ तो हुआ. अभी का जो कंज्यूमर है, अभी का जो यूज़र है, वो ज़्यादा सेंसिटिव है. वो उस विषय के पीछे जाता है कि ये मेरे पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, पब्लिक गार्डन भी है, तो वो ये ज़रूर देखता है कि इसको मेंटेन कैसे रहे. इट्स अ गुड साइन. फिर वो प्राइवेट में तो होता ही है, पब्लिक में भी अगर होने लगा तो आपको अच्छे अच्छे शहर मिलेंगे, अच्छे ओपन स्पेसेस मिलेंगे, और अच्छे ओपन स्पेसेस का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो अलग रिसर्च का विषय है. आप कोविड का अगर बात करें, सारे लोग एक रूम के अंदर, घर के अंदर जब बंद थे, जिसकी वजह से उनका जो, जैसे अभी हम लोग सामने सामने बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, पब्लिक लाइफ में ऐसे कॉन्वर्सेशन की जगह कौन सी है? रेस्टोरेंट, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
दीज आर द प्लेसेस। पर वहाँ पे ओपन स्पेस, जिसको आप बेसिक ओपन स्पेस या गार्डन बोलेंगे, उसकी जगह उसकी वैल्यू कितनी है? बहुत ज़्यादा है। आपको भी मालूम है कि नया डिसीज या नया चैलेंज है डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन बोलो या रेमेडी बोलो इज ह्यूमन इन पर्सन कनेक्शन। वो अगर ये ओपन स्पेस में होता है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। पर ये सारे अभी जितने मैंने बताया ना, ये सारा सेंसिटिविटी, हम मैं शब्द इस्तेमाल संवेदना बोलूँगा कि लोगों को अभी ऐसे अच्छा लगने अच्छी तरह समझ में आ गया है कि कोई भी लैंडस्केप आप बनाओ, उसको अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते तो उसकी वैल्यू नहीं है। सो नाउ डेज इट्स अ गुड साइन कि बजट एलोकेशंस भी उस हिसाब से हो रहे हैं। शायद जैसे मैंने बताया 20 साल पहले एग्जीक्यूशन का बजट बहुत था, मेंटेनेंस का बजट फार मिनिस्क्यूअल था। पर अभी ऐसा है कि आपका एग्जीक्यूशन का बजट भले कॉम्प्रोमाइज़ करो या थोड़ा लिमिटेड रखो, पर मेंटेनेंस का बजट अच्छा रखो। ये समझ हो रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस विषय की जो डिमांड है वो आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स उसमें आएंगे, जितने लोग उसके अंदर जुड़ेंगे, हमारे हिसाब से आपको उतने ज़्यादा अच्छे शहर, आपके फार्म हाउसेज, आपके पब्लिक स्पेसेस आपको और अच्छे मिलेंगे। जी जी जी। तो मतलब ये होता है कि एक अंदर, घर के अंदर एक ज़िंदगी है जो प्राइवेट है, और एक घर के बाहर जो ज़िंदगी है जो बढ़ेगी, राइट? अगर उसको आप मेंटेन करेंगे और उसको तो इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, राइट? जो हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो जैसे हम आजकल कह रहे हैं ना कि नहीं, पेड़ लगाओ, ग्रीनरी बढ़ाओ, तो ये तो है ही, बट उसके साथ अगर ब्यूटिफिकेशन, उसको एक डिज़ाइन हो, उसको एक स्पेस का उसको एक पर्पस हो, उसकी यूटिलिटी हो, हाँ, वो अगर उसमें आए तो सिर्फ पेड़ लगाने से, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेड़ लगाना बुरी बात है, पर पेड़ लगाने से सिर्फ मेरी यूटिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक पहले भी आपको बताया था, हम क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, आज जो पेस से हम जी रहे हैं उसके अंदर डिजिटल पेनिट्रेशन ये बहुत ज़्यादा है। आपका स्क्रीन टाइम, आपको भी अगर चेक करना होगा, 5 साल पहले का आपका स्क्रीन टाइम और आज का आपका स्क्रीन टाइम में बहुत अंतर है। जो बात कर रहे हैं वो भी ऐसे ही किसी स्क्रीन के ऊपर जाने वाला है, विच इज ओके। पर एक पॉइंट के बाद अगर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो ये पर्टिकुलर डिजिटल का जो पेनिट्रेशन है वो एक डिसीज में जाने वाला है। पीपल, और डिसीज बोलिए या आप एडिक्शन बोलिए, उसमें जाएगा। एंड देयर आर ऑलरेडी रेमेडीज एंड पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स के अंदर जाने के लिए आप ओपन स्पेस में जाओ, ये सबसे पहले इजीएस्ट चीपेस्ट सॉल्यूशन है। करेक्ट। इफ nowadays when we are designing open spaces, हमारे पास डिजिटल डिटॉक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। इट्स अ पर्पस अगेन। इट्स अ पर्पस अगेन। सो जितना अच्छा पर्पस आप डिफाइन कर पाओ किसी भी ओपन स्पेस डिजाइन के लिए, उतना वो आपको क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस देगा या उसका सही मायने में वैल्यू क्रिएशन होगा। वंडरफुल। प्रोबेबली 20 साल पहले लैंडस्केप आर्किटेक्चर की तरफ एक ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से देखा गया। मेरा फार्म हाउस है तो मुझे अच्छे फल लगा के दे दो, अच्छे फूल लगा के दे दो, उस टाइप सा एक जो आपको चाहिए या कम्युनिटी, मतलब ओपन स्पेस में भी, कम्युनिटी में भी वैसे था कि इट शुड लुक नाइस। अब वो इट शुड लुक नाइस, सो इट शुड एक्सपीरियंस नाइस। मेरा उधर का एक्सपीरियंस कैसा था? हम 4 दोस्त एक ओपन स्पेस में गए। हमने एक बोरिवली में एक लगभग 7 एकड़ का वेस्टलैंड था, स्कूल के बाजू में था, पब्लिक ओपन स्पेस था। जब हमारा इनिशियल डिस्कशन लोकल अथॉरिटी से हुआ तो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट वाज टू कन्वर्ट दैट इनटू गार्डन। और हमने वो टाइम ऐसा एक आइडिया प्रेजेंट किया था कि सर गार्डन, इफ आई यूज अ वर्ड गार्डन, इज मोर ऑफ अ लग्जरी सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वो जो भी उनके लिए ब्यूटिफिकेशन का था। अभी की जो डेमोक्रेसी में मुझे ओपन स्पेस में क्या चाहिए, तो आई नीड अ नेबरहुड पार्क विथ अ वेरी क्लियर पर्पस दैट वेर एवर इज माई लोकेशन ऑफ द साइट, 1.5 से 2 किलोमीटर, नॉट मोर, 1.5 से 2 किलोमीटर रेडियस के जितने लोग हैं उतने सारे एज ग्रुप के लोग वहाँ पे एवरी डे किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए आए। दैट्स द पर्पस स्टेटमेंट डिफाइंड।
अब ये पर्पस स्टेटमेंट डिफाइन करने की वजह से ना वहाँ पे ऐसा कोई यूनिक लैंडमार्क बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर रेडियस। क्यों? क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर रेडियस में साइकिल, पैदल या रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप आराम से आ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू से 15 साल में वो अभी भी वैसा ही है। एंड जो मुझे वहाँ पे लोकल नॉर्म्स या म्यूनसिपल नॉर्म्स के हिसाब से एवरी पर्सन को 2 रुपया एंट्री फी है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से एवरी सैटरडे संडे 7 एकड़ लैंड अट्रैक्ट्स अराउंड 8 to 10,000 people every weekend. Oh. 8 to 10,000 people every weekend of different age groups. 15 साल पहले हमने ये बनाया, वहाँ पे पर्पस स्टेटमेंट डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया क्या करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी मिली कि जो हमने सोची ही नहीं थी, पर लोग ज़्यादा स्मार्ट है, उस स्पेस का इस्तेमाल कैसे करें। जहाँ पे वो बना उसके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे समझो कोई चॉल में रहता है या कोई वन रूम किचन में रहता है, तो उसके अंदर पढ़ाई करने के लिए ना फोकस या एक साइलेंस की ज़रूरत है बच्चे को, वो नहीं है। सो दोपहर को वो सारे बच्चे उठ के ये गार्डन में आते। पब्लिक गार्डन है ना, मल्टीपर्पज हो रहा है, तो इट हैज बिकम मल्टीपर्पज। आपको मालूम है जो सिम कार्ड या वो टाइप का सेल्स बेचने वाले जो लोग हैं, उनका एक कांग्रेगेशन मीटिंग होता है। वो कभी आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के बाहर या होटल के बाहर 15-20 लोग, विच एवर दैट प्रोडक्ट वुड बी, बट दे मीट। सडनली दे हैव स्टार्टेड मीटिंग इन दीज gardens and not occupying my footpaths. That's also a reason. Correct. उनके लिए तो बना है ना, पब्लिक के लिए बना है ना, तो जब तक लेजिटिमेट यूज उसका है तो उसमें क्या बुराई है। आई एम श्योर इवन मुझे याद है जब हम यंग थे तो ऐसे गार्डन्स होते थे जहाँ पे हम थिएटर के, क्योंकि कई बार स्पेसेस इजीली अवेलेबल, अब तो बहुत ही है, मतलब आपको स्पेस रिहर्सल्स को या नहीं मिलती है, तो आप ऐसे कॉमन उसमें जाके आप इकट्ठा होते हो और आप एक शुरू करते हो। सो मैनी आई थिंक प्रोग्रेसिव क्या कहते हैं आर्ट फॉर्म्स या क्या कहते हैं थिएटर हो, या इवन मेरे ख्याल से छोटे छोटे आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं मेरे ख्याल से, राइट, कि आप एक छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स ले लेते हो, है ना, उसमें इसी स्पेस में, या ऐसा काफ़ी चीज़ें फिर ग्रो होती रहती है। ये वहाँ पे हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेकिंग दैट 7 एकड़ लैंड इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन इज वन पर्पस, मेकिंग दैट 7 एकड़ लैंड यूजफुल फॉर माई नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर रेंज इज अनदर पर्पस। आपको चूज करना है उसमें ये करना है या ये करना है। हमने ये सिलेक्ट किया जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल हुआ, उसके पीछे जो मेंटेनेंस है वो उसी में से निकल रहा है। क्योंकि लोग, अच्छा आप ये भी देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ आप बनाओ, लोग पैसा देने से कतराएंगे नहीं, सिर्फ आप अच्छी दे रहे हो, उसका इंटेंट और उसका पर्पस अच्छी तरह कन्वे होना चाहिए। सही। So for 15 years, if it is getting sustained by its own money generation, I think that should be the model.